लड़कियों को पढ़ने का अधिकार, लड़कियों को पढ़ने का उतना ये नहीं है, अधिकार नहीं है, वो कह के उन्होंने वो छीनी थी। बट कहीं न कहीं उनमें वो एक इच्छा थी कि मुझे आगे जाके कुछ बनना है, पढ़ना है, समझना है। और उसी और जैसे हम कह सकते हैं कि लड़कियों को जो शिक्षा का अधिकार है या फिर लड़कियों को शिक्षा शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये विषय पे उनकी एक गहरी समझ बनना शुरू हुआ। तो बचपन के छोटे-छोटे किस्सों से उनमें वो चीज़ इनकॉर्पोरेट हुई। और जैसे हमने वीडियो में भी देखा, ज्योतिबा फुले ने उनको उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग दिया। और ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई के पहले शिक्षक बने। और इसी प्रोसेस में हमें हमारे भारत देश की पहली शिक्षिका मिली। और पहली शिक्षिका नहीं, बल्कि 1848 में पुणे में हमारे भारत देश को पहली लड़कियों की पाठशाला भीड़ेवाड़ी में जो ज्योतिबा जी ने शुरू की, वो हमें मिली। और यही प्रोसेस चलता रहा। आज हम जो देख पाते हैं, जो हम लड़कियों के बारे में हम सोचते हैं, इंदिरा गांधी जी के बारे में हम इतना एडमायर करते हैं। बहुत सारे वुमेन लीडरशिप के बारे में हम लोग, अलग-अलग क्षेत्र में जो वुमेन लीडरशिप है, उनके बारे में जो हम सुनते हैं, समझते हैं, उसका कहीं न कहीं एक योगदान 1848 में जो एक पुणे में एक छोटी-सी स्कूल शुरू हुई, वहाँ से कहीं न कहीं लिंक होता है। और यही उनका एक संघर्ष रहा। उनके जीवन के संघर्ष में हमने जैसे देखा भी कि जब वो स्कूल में जाते थे, पढ़ाने के लिए घर आते थे, तो जो समाज के लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि लड़कियाँ पढ़ें। बट उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने अपने जो सोच थी, जो एक अच्छी सोच थी, उसके लिए डटे रहे। और आज जो है वो उसको हम इतिहास ही कहेंगे कि आज सभी भारत में सभी लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला। और उसका कहीं न कहीं योगदान माता सावित्रीबाई फुले का एक है। धन्यवाद। वो, हाँ, तो संतोष जी यहाँ पर है। वे मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपना मनमोहन सिंह जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो हम उनकी बातें अभी सुनेंगे। तो ओवर टू संतोष जी। जय जगत साथियों। मैं संतोष। साथियों, मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनका भारत के आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान रहा है। बल्कि मैं ये तो ऐसा कहूंगा कि उन्होंने अपना हर एक क्षण अपनी पढ़ाई के बाद का देश के लिए समर्पित किया है। और मृत्यु के समय तक उन्होंने देश को कैसे तरक्की पर जाएगा या आर्थिक सक्षम कैसा बनता रहेगा, इस विषय में ही हमेशा वो कार्यरत रहे। मैं मित्रों बात करना चाहूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। मनमोहन सिंह जी का जन्म पंजाब के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका जन्म की तारीख थी 26 सितंबर 1932 के आसपास का उनका जन्म था। और इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पंजाब के उसी छोटे से गांव में पूरी पूरी की। फिर बाद में उन्होंने महाविद्यालय भी पंजाब ने ही महाविद्यालय की शिक्षा भी पंजाब में की। उसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद 1962 के आसपास ऑक्सफोर्ड विद्यालय के माध्यम से उन्होंने अर्थशास्त्र में जो उच्चतम डिग्री होती है वो इन्होंने प्राप्त की। मित्रों, अगर आप जानते होंगे कि भारत में
1992 को 92 से लेकर मतलब आसपास 1991 से 1995 के आसपास बहुत आर्थिक क्लैशेस आ गए थे। मतलब पूरा देश आर्थिक तंगी में आ गया था। तो मित्रों, अगर आपको पता होगा कि भारत को आर्थिक नीति से, आर्थिक नीतियों के द्वारा जो सक्षम बनाने का काम है, उसमें नींव के पत्थर का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। और उस समय की जीडीपी लगभग 6% तक उन्होंने लाकर रखी थी। मित्रों, 1971 में वाणिज्य मंत्रालय का भी इन्होंने काम, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1971 में वाणिज्य मंत्रालय का काम संभाला। वहां पर वो सल्लागार के रूप में उन्होंने काम किया। 1972 में उन्होंने अर्थ मंत्रालय के प्रमुख सल्लागार का रूप में उन्होंने काम किया। मंत्रालय के सचिव पद भी उन्होंने भूषित किए हैं। नियोजन आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। और मित्रों, आप अगर ये देश उन्हें कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि 2004 से 2014 तक 2 बार उन्होंने पंत प्रधान पद पर रहकर देश के प्रगति में अपना काफी बड़ा योगदान दिया है। 1952 में बड़ा योगदान दिया है। उद्योगों में उन्होंने लाइसेंस पद्धति का भी लाइसेंस पद्धति को अनिवार्य कराने के लिए काफी उनका योगदान रहा। उद्योगों में नीतियां बनाना, सक्षमीकरण करना, ये सारी उसमें बातें थी। औद्योगिक नीतियों में सुधार करना और उनको सुदृढ़ पद्धति से अच्छी तरीके से चलाने के लिए उन्होंने काफी उनका योगदान है। व्यापार और निवेश पे उनका काफी बड़ा भर था, मतलब योगदान था, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। मित्रों, मैं आज के इस समय पर मैं वंदनीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को मेरे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने जो भारत की जड़न घड़न पद्धति में जो अपना अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। धन्यवाद। साथियों, कबीर, मेरी मैं आपको आवाज आ रही है? आप जी जी संजीव जी, प्लीज बोलिए। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विषय में जो हम सभी का ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और बहुत अच्छी जानकारी जी आपने, नमस्ते। श्रेष्ठ जानकारी दी जी। यदि होस्ट की इजाजत हो तो मैं आज के दोनों महानुभावों के विषय में 2 जरूरी बातें आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि हम सबको जानना ही चाहिए। वो क्या होस्ट मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में साथियों, जो एक सबसे जरूरी बात है कि इस देश में नेहरू जी ने तो सब आधारभूत काम किए, आधारभूत स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने नागरिक अधिकारों का जो काम किया, वो इतना महान काम था कि पूरी दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री ने वैसा काम नहीं किया। शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये वो अधिकार हैं जो आम नागरिक को सबसे ज्यादा सशक्त बनाते हैं। तो उन्होंने ये हथियार हम भारतीयों को दिए, 140 करोड़ भारतीयों को। तो हम जितना उनका आभार प्रकट कर सकते हैं उतना कम है। दूसरा, 2008 की जो वैश्विक मंदी आई, उस आर्थिक मंदी के दौर में पूरा विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक जो शक्तियां थी वो भी लड़खड़ा गई, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये पूरे विश्व के सामने सिद्ध किया कि देखो, भारत इस मंदी से भी उबर सकता है। तो वो निश्चित रूप से एक महान हस्ती है हमारे देश की, बहुत बड़े हस्ताक्षर है, और उनके योगदान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता रहेगा। दूसरा, सावित्रीबाई फुले जी के बारे में एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं कि वो जब स्कूल जाती थी ना,
तो उनके ऊपर लोग गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, बहुत सी यातनाओं का उन्होंने सहन करके, और वो इस भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। ये बात हमें उनके बारे में हमेशा याद रखनी है। किसी भी रिकॉर्ड में आपको पहली जो शिक्षिका महिला, उनका कोई नाम नहीं मिलता, वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। उन्होंने तमाम विद्यालय, औषधालय और अनाथालय बहुत से बनाए। 14 से ज्यादा उन्होंने विद्यालय खोले थे। तो शिक्षा की जो वो क्रांति, वो भी एक ऐसे दौर में जब वंचितों को, आदिवासियों को समाज में कितना ज्यादा मतलब छुआछूत का बहुत ज्यादा चलन था, उस दौर में उन्होंने ये काम किए। तो ये वाकई में मतलब ये हम सबको इसके लिए जितना उनका आभार भी करें ना वो कम है। तो ये थी हमारी सावित्रीबाई फुले। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। धन्यवाद। अ, हाँ, धन्यवाद संजीव जी। अ, अभी हमारे साथ देवेंद्र शर्मा सर है। देवेंद्र शर्मा सर का भी हम स्वागत करते हैं हमारे मीटिंग में। अगर उन्हें कुछ कहना हो तो हम उनकी भी बात सुनना चाहेंगे। नहीं कबीर भाई, हाँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत अच्छा आप सब लोग अरेंज कर रहे हैं। मैं अच्छे श्रोता के रूप में बड़ा खुश हूँ अभी, तो मुझे ऐसे ही रहने दिया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ठीक है। सावित्रीबाई फुले जी के जयंती और उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? ठीक है, हाँ, 2 मिनट तो में। ठीक है, आपका निर्देश है 2 मिनट का। सावित्रीबाई फुले का मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा था, और उस स्त्री शिक्षा पर उनका जो काम था वो बड़ा कठिन था, जैसा आप सभी ने बताया। तो ऐसे दौर में, जैसे भारत के खोज में भी, जब लोग इस सवाल को, मतलब सवाल उठने पर ही रोक देते थे, वहां पर उन्होंने स्त्री शिक्षा का बात रखी। तो ये उनके लिए एक मिसाल है दुनिया के लिए कि ये भारत जैसे देश में जहाँ परंपराओं का इतना बड़ा सृजन था कि वहां पर कोई बात उठाना भी अपराध बोध की तरह रहता था। तो उसके लिए उन्होंने ये बात रखी। तो वो हमारे लिए सैल्यूट करने के योग्य हैं। हम उन्हें पूरी तरह से श्रद्धा सुमन के साथ साथ आदर भाव से उनको प्रणाम करते हैं। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनको इतना अर्थशास्त्र की पूरे वर्ल्ड की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटियां आजीवन स्कॉलरशिप देती रहीं। उनके बच्चों को भी मिलेगा। जब देश का सारा गिरवी, जैसे बताया कि पूरा सोना से लेकर सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, और हम वर्ल्ड बैंक के पास एक कटोरा लेकर खड़े थे, तब उन्होंने उदारीकरण की नीति के माध्यम से एक नए अर्थनीति का एक सृजन किया पूरे देश में। और 2009 की मंदी में, 93 में जब सोना वापस आया, 95 में, और 2009 की जो आर्थिक मंदी थी, जब पूरा अमेरिका और चाइना जैसी अर्थव्यवस्था भी तहस नहस होकर के बेरोजगारी की तरफ और अन्य बिगड़ने की तरफ बढ़ रहे थे, तब हमारे भारत को बिल्कुल छोटा सा भी एहसास मनमोहन सिंह जी नहीं होने दिया, और हम अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ बने रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक और खासियत है, अगर जब वो वित्त मंत्री से हट गए थे और कोई कॉल करता था उन्हें, तो उस कॉल को स्वयं उठाते थे। ये मेरा व्यक्तिगत, ये ऐसा उनके साथ मेरे प्रोफेसर डॉक्टर MC वर्मा इकोनॉमिक्स के, और मैं उनका छात्र, जब उनसे मिलने गए तो मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने जो है उठाया। मैंने कि सर, डॉक्टर साहब से बात करना है, MM सर से। तो उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और ये सब होने के बाद, इतने सहज सरल थे, जो बहुत ही बेमिसाल थे।
और उनकी माँ को, एक माँ का सेंटेंस है कि माँ ने अपने साथी जो थे उनके माँ के, उनके बीच में कहा, मुझे गर्व है मेरे बेटे के साइन होकर नोट पर आते हैं। तो ये उनके लिए माँ का गर्व भी है, देश का गर्व भी है, और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र में वो गर्व करने योग्य है। तो उनको भी सैल्यूट करते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, धन्यवाद देवेंद्र शर्मा जी। अ, अभी हमारे साथ संध्या पुरोहित जी हैं। उन्हें मैं चाहूंगा कि वो कुछ बात अपनी रखें। संध्या पुरोहित जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो संध्या मैम। अगर संध्या मैम अभी नहीं है तो म्यूट है आप अभी। मैं हूँ, लेकिन मैं हाँ, ट्रेन में हूँ, तो नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम है। तो मैं सबको सुनती हूँ और मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अच्छा ओके। उसके बाद प्रकाश भारती जी हमारे साथ है। प्रकाश भारती जी। जी नमस्कार। हाँ हाँ, आप थोड़ी अपनी बात रखिए सावित्रीबाई फुले और मनमोहन सिंह जी की, अगर आप रख सकें। सावित्री बाई के बारे में प्रकाश सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सब जय हो। वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। एक समाज सुधारक के रूप में सावित्री बाई ने बहुत अच्छा काम किया है, और महिला शिक्षा के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारी प्रथम टीचर्स इस देश की सावित्री बाई है। इनको बहुत से कठिनाई का सामना भी करना पड़ा है, फिर भी वो अपने काम पे डटे रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जी भी बहुत समाज सुधारक के रूप में काम किया है। तो इन लोगों को आज हम सारे हिंदुस्तान वासी याद करते हैं, और इनने जो शिक्षा के बारे में, समाज सुधार की उसकी सराहना करते हैं। ऐसे लोग कई सदियों में, हम तो बोलते हैं कि भगवान के स्वरूप में ही जन्म ले, घर से भी निकाला गया, किसी का साथ सहकार नहीं मिल रहा था, इनकी हत्या हो जाए इनके भी साजिश होने लगी थी, फिर भी ज्योतिबा फुले साहब और भाई सावित्रीबाई ने इनका जो मकसद था, इनके जो प्रण लिए थे, इस तरह इन्होंने काम किया है। अगाऊ जो वक्ताओं ने वक्तव्य दिया है, इनका वक्तव्य बहुत अच्छा और समझने लायक है। मैं इन सबको भी वंदन करता हूं, और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को मैं आज भी सैल्यूट करता हूं। ऐसे लोग कई सदियों में देखने को मिलते हैं। और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी बात हुई। वो भी एक ऐसा व्यक्तित्व भारत को मिला। इनका जन्म 1932 में ये पाकिस्तान में हुआ था। जब बंटवारा हुआ तब डॉक्टर साहब 14 साल के थे। इनके परिवार के साथ वो भारत में आके पंजाब में अमृतसर में रुक रहे। परिस्थिति बहुत गंभीर थी, और मेरी जानकारी के मुजब
इनका पिताश्री का भी इसके ऊपर से छाया हट गया था। इसका एजुकेशन और इनका जो दृढ़ मनोबल था उसको आगे बढ़ाया। बड़े बड़े डेजिग्नेशन भी इनको मिले, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं आया। रिजर्व बैंक के गवर्नर हो, अपने वित्त मंत्री हो, आयोजन पंच के उपाध्यक्ष हो, कि अपना सर्वोच्च पद भारत के बड़ा प्रधान हो, इनके लिए कुछ मायना नहीं रखता है। इन्होंने समाज सेवा, देश का उत्थान, देश की प्रगति और भारत देश विश्व में एक सर ऊंचा करके रह सके, ऐसा काम किया है। कई वक्ताओं ने बताया 2008-9 में विश्वव्यापी मंदी आ गई, सारे बड़े बड़े राष्ट्र भी झुक गए, अर्थतंत्र खराब हो गया, फिर भी ये देश को इन्होंने बचाया। हम सब इनको हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। दुख की बात भी यह है कि ऑल इंडिया कांग्रेस के हुआ, तब भारत सरकार को बताया कि इनके लिए कुछ समाधि स्थल बनना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने कुछ बात सुनी नहीं है और एक सामान्य मानवीय के जैसा व्यवहार हुआ। इन निगम बोध घाट पे इनका अंतिम संस्कार हुआ है। CWC की मीटिंग में प्रियंका गांधी ने बताया कि सरकार कुछ भी जगह भी दगा नहीं दे सकती। जहां राजीव गांधी की समाधि है, जहां इंदिरा जी की समाधि है, वहां जगह पे भी डॉक्टर साहब की समाधि लगनी चाहिए। लेकिन ये बदले की भावना में रहती है सरकार, ये बात सुनी नहीं और बाद में कुछ मेमोरियल बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो सुलूक हुआ है डॉक्टर साहब के साथ, इनकी सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में निंदा हो रही है। ऐसा महामानव ये देश के लिए, गरीबों के लिए जो काम किया है उसको हम आज भी याद करते हैं। और इनकी 3 बेटियां भी कभी भी इतने बड़े पद पर डॉक्टर साहब होने के बावजूद भी इनका नाम लेके कभी भी आगे आने का प्रयास नहीं किया है। बिल्कुल सादगी वाले थे और एक गाड़ी रखते थे मारुति 800, उसमें वो बैठने का ज्यादा पसंद करते थे और जब भी वो आते थे तब पहले देखते थे एक मारुति 800 के सामने देखते थे। सेल्फ ड्राइव करके भी कई बार चलाई है गाड़ी उसने। ऐसे महामानव को आज याद करते हैं, हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं और सावित्रीबाई को भी याद करते हैं, ज्योतिबा फुले को भी याद करते हैं और मेरा हृदय से इनको श्रद्धांजलि है। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी और किसी को कुछ कहना है क्या, हमारे साथियों को जो जुड़े हुए हैं? कुछ भी आपको शेयर करना है या इस विषय पर कहना है? किसी को रखनी है अपनी कोई बात? जी, एक बहुत रोचक तथ्य है माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में
कि उन्होंने अपने घर में, ज्योतिबा और सावित्रीबाई जी ने अपने घर में एक गरीब ब्राह्मणी को शरण दी। उस गरीब ब्राह्मणी के बच्चे को उन्होंने अपना दत्तक पुत्र बनाया था, यशवंत राव नाम था। उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया गया। तो ये भी हमें सीखना है कि नफरत, देखिए उस दौर में जो छुआछूत, कितनी बड़ी नफरत थी देश के अंदर, उस दौर में उन्होंने ये सिद्ध करा कि ब्राह्मण बेशक छुआछूत करता है, लेकिन मेरे लिए वह भी नफरत के योग्य नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सीख है। और बहुत अच्छा सभी वक्ताओं ने कहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, ये बहुत अच्छी सीख है और हमें इन्हीं विचारों पर आगे चलना है। अभी और किसी को कुछ कहना है? हम कंक्लूड करें उसके पहले। सबों को जोहार, जय हिंद। जय हिंद मैं ज्योति। मैं ज्योति कुजूर, झारखंड से। सर्वप्रथम तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज जब सावित्री बाई फुले को याद किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक महिला जो पहली शिक्षिका रही, और उन्हीं के देन से एक महिलाओं को शिक्षा लेने में सुविधा हुई। और जब वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई जी इस पे काम कर रहे थे, तो वो परिस्थिति बहुत ही कठिन थी। फिर भी उन्होंने उस परिस्थिति में लड़ते हुए महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाया, तो वो तो हमेशा अमर ही रहेंगे। और आज जब डॉक्टर मनमोहन जी को हम लोग याद कर रहे हैं, तो यहाँ झारखंड में भी हम लोग जगह जगह पे उनके सम्मान में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हो रहा है। और एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वो रहे हैं, सादगीपूर्ण रहे हैं और देश को ऊंचाइयों तक ले गए। और उनके जो भी कार्यक्रम रहे, चाहे वो मनरेगा से संबंधित हो, चाहे वो राइट टू फूड हो, एजुकेशन हो, या फिर इंफॉर्मेशन के लिए, आधार कार्ड के लिए, सब चीज के लिए उन्होंने देश के लिए काम किया। तो उनके लिए पूरे हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी। अभी मैं विशाखा जी को कहना चाहूंगा। हाँ, उन्होंने हैंड रेज भी किया है। विशाखा जी अभी आप। थैंक यू कबीर। क्योंकि मुझे लगा टाइम है तो हम 2-3 मिनट कुछ बात कह सकते हैं। ये सब बातें तो सबने कही, उसको रिपीट नहीं करेंगे हम। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जो रास्ता सावित्रीबाई फुले ने हमें दिखाया है और जो भविष्य के लिए हमको तैयार किया है मनमोहन सिंह जी ने, गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि आज भी जरूरत है कि जिन तक अभी तक जो नहीं पहुंचा है सुविधाएं, या जो शिक्षा का अधिकार नहीं पहुंचा है, या उनको जो समानता का अधिकार अभी तक नहीं मिला है। हेलो, हाँ, तो उन तक हमें पहुंचने की जरूरत है। अभी भी बहुत काम है जो होना है। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वैचारिक लोग हैं, वो हमेशा सवाल को खड़ा करते हैं। हम उस सवालों को, जो आज भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जो पिछड़ापन है और जो असमानता है और जो व्यवस्था, ऐसी ऑर्थोडॉक्स व्यवस्था जिसको जटिल बहुत ही, उसमें से ना कोई बाहर जा सकता था ना उसके अंदर आ सकता था, ऐसी कठोर व्यवस्था से निकल के हम संविधान के जरिए हम इस आज के समय तक पहुंचे कि जहां कुछ चीजों पे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड जैसे अधिकार हमको मिले। तो हम, लेकिन आज फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वापस उसी व्यवस्था में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो आज की जो सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, वो हमें वापस उसी व्यवस्था में धकेलने की तैयारी में है। तो क्या अब फिर से उन आवाजों का उठना जरूरी नहीं है? क्या फिर से हम वही सवाल, वही मुद्दे खड़े ना करें?
तो एक बार फिर जरूरी है कि हम इन सब बातों से बाहर आए, और इसके लिए जो दृढ़ शक्ति चाहिए, जो दृढ़ता चाहिए, वो हम जन सेवक और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे हैं। जो यही राष्ट्र निर्माण का कार्य है जो हमें आगे करना है। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी ने के इंटेंशन पे बात करूंगी। जब जो पॉलिसी बनाई तो वो किस बात को ध्यान में रखा, उनकी इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन थी कि अंतिम व्यक्ति को फायदा हो। जब कोई नीति बनाई जाए तो अंतिम व्यक्ति को फायदा हो, और गांधी जी का भी यही कहना था। उसी बात को लेके चले वो, और उसी के जरिए हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड का अधिकार मिला। बहुत सारे उन्होंने काम किए, देश को कई बार आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बेरोजगारी को लेके बहुत काम किया, और उसमें हमें काफी हद तक सफलता मिली। बहुत से ऐसे जिनके पास खाना नहीं था वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए, लेकिन इन सब में जो फायदा हुआ वो उस अंतिम व्यक्ति को हुआ जो बिल्कुल अंतिम पायदान पे खड़ा था, जिसको बहुत जरूरत थी। तो जो काम सावित्री बाई फूले जी ने किया और मनमोहन सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये गाथा तभी पूरी होगी जब इस काम को हम उसी क्षेत्र से, उसी तरह से आगे बढ़ाएं। तो मैं इसमें यही कहना चाहती थी। थैंक यू। हाँ, बदल दिए। धन्यवाद। और जो लोग अनम्यूट हैं उन्हें कृपया अपने को म्यूट करने। हाँ, ठीक है। अभी और किसी को कुछ कहना है यहाँ पर? महताब बिहार जी ने कुछ हैंड चैट में भेजा था, हैंड रेस, कुछ कहना है? हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ पंकज जी। हेलो। हेलो। पंकज जी बोला हूँ, हाँ, महाराष्ट्र से। आवाज आ रही है। हाँ तो अच्छा संजय भाई, हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है अगले महीने में यहाँ पे महाराष्ट्र में। हेलो। आपकी आवाज आ रही है जी। ये जन जागरूक का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है हम लोगों ने महाराष्ट्र में। तो संजू भाई आके गए हैं इसे। ओके। अच्छा, संजय भाई ने आपको कल्पना वैसी दी होंगी लोगों को, अपने ग्रुप वालों को। नासिक के बारे में शायद। खाना के बारे में। हाँ जरूर दी दी थी। हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने का विकास कन्फर्म हो गया हमारी वो जो मतलब आदिवासी इलाके में हम लोग किया है। जैसे कि आपको सुविधा के बारे में, जैसे आपको वहाँ की सुविधा कितनी अच्छी है क्या है वो अब सबको, सब लोगों को मालूम पड़ेंगे वैसे। हाँ पंकज भाई, हम ना ठीक है इसके सर। ऊपर पूरा एक वो बनाएंगे और फिर इसमें ग्रुप में डालेंगे। तो हम कल बात करेंगे आपस में इस बारे में। अच्छा। तो कल इसकी ओके बात संजय करके फिर सभी की जानकारी। जी ठीक है सर। जी ठीक है। तो अभी किसी और को कुछ कहना हो, नहीं तो हम कबीर, मेरे ख्याल से अब हमें ना एंड करेंगे। हाँ, हमें कंक्लूड करना है। और क्योंकि आज हमने ये श्रद्धांजलि देने के लिए ही इस कार्यक्रम को रखा है, तो हम सब 2 मिनट के लिए अपने आप को म्यूट करें और मौन धारण करें और श्रद्धांजलि दें। हमारा मौन व्रत अब शुरू।
ठीक है, तो अब हम इस छोटे से मौन के बाद मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए इस सत्र को खत्म करते हैं। और आप सब कबीर जी 2 मिनट के लिए, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको शॉर्ट में आप कह बस दीजिए। 2 मिनट से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। दो अजीम शख्सियत के बारे में आप अभी मैंने चर्चा सुना, काफी सभी लोगों से दिल खुश हुआ, बाग बाग हो गया। और दोनों अपने अपने समय में वो तिरंगा फहराए हैं जो आने वाले उसी के नीचे, उन्हीं दोनों के आशियाने के नीचे हम लोग गली कूचे में आज जो देखने को मिल रहा है स्कूल में, और जो हम लोगों की आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, वो काफी सराहनीय है। और हम दिल से इस मीटिंग में जो आयोजित करता है या जितने भी लोग शामिल हुए उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। बस चंद शेर व शायरी 2 लाइन में। दिल में एक जुनून है, कुछ अलग सा रंग, भारत की मिट्टी में बसी है जीवन की उमंग, तेरे आंचल में बसी है हमारी तकदीर, भारत माँ की गोद है हमें प्यारी और अजीज। हमने हर ख्वाब को वतन से जोड़ा है, इन दिलों में बस भारत से जोड़ा है, सपनों में भी बसी है तिरंगे की शान, ताकत से बढ़कर भारत का सम्मान। वतन की मिट्टी में बसी है जान, संग हर हिंदुस्तानी की आवाज हो हर एक शान, कुर्बानी है हम अपनी धरती पर, बिना भारत के हम अधूरे से हर पल। आजादी की मिठास हम भूलेंगे नहीं, भारत की धरती को हमेशा सलाम करेंगे हम, हमारे दिल में बसी हर सरहद की धड़कन, भारत के साथ हम सब का दिल है समर्पण। धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार इस मीटिंग में जुड़ा हूँ। शायद अब हमें जब जब टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि जुड़ूं और कुछ सीखने का अवसर मिले, ताकि हम अपने बिहार में। बहुत ही बढ़िया, जरूर सर, जरूर। बहुत बढ़िया स्पीच है आपका। मैं उस धरती से आता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की बात सुनकर और कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। नहीं, धन्यवाद। आप लगे रहिए, बहुत बढ़िया आपका है। कबीर जी, हाँ कहिए। हाँ, आज संध्या पुरोहित का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे संध्या पुरोहित। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं संध्या पुरोहित। हाँ, शुभकामनाएं जन्मदिन की संध्या जी। और अभी हम एंड करते हैं इस सत्र को।